लास्ट लेक्चर में जहां तक मुझे याद है हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड इक्विपोटेंशियल सरफेस किया था। यस सर। है। उसी में आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग एक कॉन्सेप्ट करेंगे जिसको कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ने से पहले दो टर्म का जानना जरूरी है, एक एरिया वेक्टर और दूसरा सॉलिड एंगल। ठीक है, तो पहला टर्म एरिया वेक्टर। अभी तक हम लोग एरिया को स्केलर क्वांटिटी समझ रहे थे। यस सर। है भी, एरिया वैसे देखा जाए तो स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन फिजिक्स के कुछ कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम लोगों को एरिया को एज अ वेक्टर क्वांटिटी लेना पड़ता है। एरिया वेक्टर का मतलब हुआ कि सपोज किसी भी शेप साइज का सरफेस है, क्लोज्ड सरफेस, क्लोज्ड लाइन, तो क्लोज्ड लाइन से ही एरिया बनता है ना? समझ रहे हो कि नहीं? यस सर। कोई भी अगर लाइन क्लोज होगा तो एरिया बनेगा और सरफेस क्लोज होगा तो वॉल्यूम बनेगा। यही कहानी होती है ना? हाँ सर। तो सपोज ये कोई सरफेस है, ऐसा समझ लो। एक मिनट रुक जाना। ये कोई सरफेस एरिया है, तो ड्राइंग बनाने के लिए ऐसा किया था। तो ये छोटा सा डीएस है, मैं इसको थोड़ा बड़ा दिखाया। ये कोई भी एक सरफेस एरिया है, तो इसका जो आउटवर्ड नॉर्मल होगा उसको हम लोग एरिया वेक्टर कहते हैं। आउटवर्ड नॉर्मल का मतलब क्या हुआ वो भी एक बार देखिए। मतलब ये जो सरफेस है, जिस सरफेस का शेडेड पार्ट ये एरिया है, तो एरिया वेक्टर का मैग्नीट्यूड एरिया के बराबर होता है, जो हम लोग एरिया वेक्टर का मैग्नीट्यूड एरिया के बराबर होता है जो हम लोग कैलकुलेट करते हैं वो। और इसका जो डायरेक्शन होता है, ये डायरेक्शन आउटवर्ड नॉर्मल होता है। अब तुम सोचोगे आउटवर्ड नॉर्मल का क्या मतलब है? एक पॉइंट पर दो नॉर्मल हो सकते हैं, है ना? आई मीन एक सरफेस पर परपेंडिकुलर ऊपर भी ले सकते हैं, नीचे भी ले सकते हैं। तो आउटवर्ड नॉर्मल का मतलब ये हुआ, जैसे इस डायग्राम को देखकर आपको लगता है कि ये सरफेस जिस वॉल्यूम का पार्ट है उसका ये जो अंदर वाला पोर्शन है वो ये डॉटेड लाइन है, और जो बाहर की ओर है वो डीए वाला लाइन है ना? प्लेन सरफेस अगर होगा तो कंफ्यूजन हो सकता है कि उसका नॉर्मल मैं राइट लूं या लेफ्ट लूं। जैसे ये प्लेन सरफेस है तो इस पर नॉर्मल मैं राइट भी ले सकता हूं, मैं लेफ्ट भी ले सकता हूं। लेकिन प्लेन के अलावा अगर कोई सरफेस है तो आउटवर्ड डायरेक्शन समझ आ जाएगा। एक यस। दूसरा तरीका ये हुआ कि किसी भी क्लोज्ड सरफेस का आउटवर्ड नॉर्मल का मतलब हुआ अवे फ्रॉम वॉल्यूम। जैसे आपको समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल ड्रॉ करता हूं। सपोज ये एक क्यूब या क्यूबॉइड कुछ ऐसा है,
तो इस क्यूब या क्यूबॉइड में कितने सरफेसेस होंगे? किसी भी क्यूब या क्यूबॉइड में कितने सरफेस होते हैं? 6. 6 सरफेस होते हैं। तो हर सरफेस का अगर हम एरिया वेक्टर देखेंगे, अच्छा इंटरनेट भी गया लगता है। बीच में नेट चला गया था शायद ना। आवाज आ रही है अभी? Yes, sir. तो मैं कह रहा हूँ 6 सरफेसेस हैं, तो हर सरफेस का अगर हम एरिया वेक्टर देखेंगे तो आउटवर्ड नॉर्मल यहाँ पर आपको आसानी से समझ आ जाएगा। जैसे ड्रॉ हो रहा है, तो अगर मैं ऊपर वाला सरफेस देखूं तो ये समझ आ रहा है, इसका आउटवर्ड नॉर्मल ये होगा, अंदर की ओर नहीं होगा। Yes, sir. क्योंकि यही वाला लाइन आउट ऑफ द वॉल्यूम है ना, अंदर वाला नहीं। तो सरफेस एरिया के परपेंडिकुलर होता है और आउटवर्ड डायरेक्शन में होता है। आउटवर्ड मतलब अवे फ्रॉम वॉल्यूम। ये एक सेंस है, इसका कोई फिजिक्स नहीं है या मैथ नहीं है जो मैं फॉर्मूला से सिखा दूं। ये एक सेंस है। जैसे इस सरफेस का आउटवर्ड नॉर्मल इधर होगा, अंदर की ओर नहीं होगा। समझ रहे हो? Yes, sir. तो ये हो गया एरिया वेक्टर। तो एक ये टर्म जानना जरूरी है। और दूसरा टर्म है जिसको सॉलिड एंगल कहते हैं। सॉलिड एंगल जब फिजिक्स स्टार्ट किया होगा तो शुरू में बताया होगा मैंने, याद है फर्स्ट लेक्चर में? कोई बात नहीं, फिर से देखते हैं। ऐसे समझिए कि ये आइसक्रीम वाला कोन देखा है, कोन वाला आइसक्रीम? तो सपोज सीधा करना था, टेढ़ा करना जरूरी है इस क्वेश्चन, इसको समझने के लिए। जैसे इसको आप ध्यान से देखोगे तो ये एक सरफेस हुआ ऊपर में, जो स्फेयर का पोर्शन दिख रहा है Yes, sir. ना? तो ये पूरा एरिया इस पॉइंट पर जो 3 डायमेंशनल एंगल बनाता है उसको हम लोग सॉलिड एंगल कहते हैं। ठीक है? Yes, sir. तो ये कहलाता है सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल में जैसे
ये ब्लैक वाला पोर्शन का एरिया वेक्टर DA है और ये रेड वाला डिस्टेंस R है। तो इस पॉइंट से इस एरिया का पोजीशन R है और ये एरिया वेक्टर DA है। ये एंगल अगर थीटा है तो जो सॉलिड एंगल होता है वो सॉलिड एंगल होता है DA cos थीटा अपॉन R²। ये सॉलिड एंगल का डेफिनेशन हुआ। जैसे प्लेन एंगल क्या होता है L/R, वैसे ही सॉलिड एंगल होता है एरिया अपॉन R²। तो देखो एक पॉइंट के अराउंड प्लेन एंगल 2π होता है ना। तुम कुछ भी बना लो, ट्रायंगल, रेक्टेंगल, हेक्सागन, पेंटागन, टेढ़ा मेढ़ा कुछ भी कर लो, जो क्लोज्ड लाइन, जो जितने भी उसमें लाइन रहेंगे वो टोटल एंगल एक पॉइंट पर जो बनाएंगे वो प्लेन एंगल का सम हमेशा 360 होता है ना। Yes, sir. उसी तरह टोटल सॉलिड एंगल अराउंड अ पॉइंट हमेशा 4π होता है। ठीक है, आया समझ में? क्लोज्ड होना चाहिए। आई बात समझ में? Yes, sir. तो इसीलिए स्फेयर का सरफेस एरिया देखो 4πr² होता है। 4π इज इक्वल टू एरिया अपॉन R²। अगर स्फेयर है तो नॉर्मल और R के बीच हमेशा हमेशा 0 डिग्री ही होगा। तो स्फेयर का सरफेस एरिया हम लोग 4πr² कहते हैं। समझा कुछ? Yes, sir. ये सॉलिड एंगल और एरिया वेक्टर ये दोनों लिख लो, फिर हम लोग अभी फ्लक्स सीखेंगे। इतना पहले कॉपी कर लीजिए।
Done, sir. 1 minute, sir. आवाज आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. बार बार डिस्कनेक्ट हो जा रहा हूँ मैं आज। ठीक है, यहाँ तक लिख चुके हैं सब? Yes, sir.
अब एक टर्म है जो हम लोगों को सीखना है, जिसके लिए ये सब कर रहे थे, उसको कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो जो फील्ड लाइंस हम लोग पढ़े थे लास्ट क्लास में, फिजिकली उसी से रिलेटेड है कि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉसिंग अ एरिया परपेंडिकुलरली इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज number of filled lines crossing an area perpendicularly is called electric flux। अब फील्ड लाइन तो दिखाई देता नहीं है, तो नंबर उसका काउंट कर नहीं सकते, लेकिन इस इलेक्ट्रिक फ्लक्स को मैथमेटिकली हम इलेक्ट्रिक फील्ड के मेथड से कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इज नंबर ऑफ फील्ड लाइंस। फील्ड लाइन डेंसिटी को ही इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड कहते थे ना फील्ड लाइन के टर्म में। तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया को इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ कहते थे। तो वहां से हम इस इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिफाइन कर सकते हैं E डॉट एस, है ना। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ वेक्टर E है और एरिया वेक्टर S है, तो उस एरिया से जितने नंबर ऑफ फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर पास होंगे, दैट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स, वो ये होगा। मीन्स सपोज फॉर एग्जांपल ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, और ये मान लो एरिया है, तो ये हो गया मेरा एरिया वेक्टर। इन दोनों के बीच एंगल अगर थीटा है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मैग्नीट्यूड हो जाएगा E इंटू ए इंटू कॉस थीटा, है ना। Yes, sir. तीन बातें होंगी। ए, अगर थीटा लेस देन 90 डिग्री है, दैट इज एक्यूट एंगल, तो एक्यूट एंगल के केस में इलेक्ट्रिक फ्लक्स पॉजिटिव होगा, है ना। Yes, sir. पॉजिटिव होगा मतलब एरिया के अंदर फील्ड लाइन जा रहा है। जैसे ये अगर एरिया है मेरा, ये एरिया वेक्टर है और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है ना। तो इस एरिया से बाहर निकल रहा है, तो पॉजिटिव का मतलब होता है आउटगोइंग फ्लक्स। ठीक है। यही अगर थीटा लेस देन ग्रेटर देन 90 डिग्री है, थीटा अगर ग्रेटर देन 90 डिग्री है मतलब ऑब्ट्यूज एंगल, जैसे इसी एग्जांपल में ये मेरा मान लो एरिया वेक्टर है और ये मेरा
इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं। तो दिख रहा है कि इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है, समझ आ रहा है। तो ऑब्ट्यूज एंगल मतलब ये थीटा हो गया, है ना। तो इस केस में इलेक्ट्रिक फ्लक्स नेगेटिव होगा। नेगेटिव का फिजिकल मीनिंग हुआ इनकमिंग फ्लक्स। सो आउटगोइंग फ्लक्स को नेगेटिव पॉजिटिव बोलते हैं, इनकमिंग फ्लक्स को हम लोग नेगेटिव बोलते हैं। थर्ड, अगर थीटा का वैल्यू 90 डिग्री है, अगर थीटा का वैल्यू 90 डिग्री है, मतलब ये हुआ कि ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड और ये हो गया एरिया वेक्टर। तो कॉमन सेंस से दिख रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड तो इस एरिया को टेंजेंशियली क्रॉस कर रहा है, इसके अंदर तो जा ही नहीं रहा है ना। Yes, sir. तो इसके अंदर नहीं जा रहा है तो फ्लक्स जीरो होगा डेफिनेशन से भी और मैथमेटिकली भी। आई बात समझ में। सो इनकमिंग फ्लक्स नेगेटिव, आउटगोइंग फ्लक्स पॉजिटिव, और फील्ड लाइन अगर एरिया के पैरेलल है तो फ्लक्स जीरो। समझे कुछ? Yes, sir. कॉपी कर Yes. लीजिए। सर बोलिए। सर इसमें अंदर जाना मतलब बॉडी के अंदर जाना। हाँ, बॉडी के अंदर जाना। ओके।
हो गया? नो सर। डन सर। आगे बढ़े। यस सर। चलो, अब कुछ कॉमन सेंस की चीजें देखो, सब लोग ध्यान से देखो। सपोज वैसे तो किसी भी शेप साइज का मैं ले लूं, किसी भी शेप साइज का ले लेता हूं। मान लो कि ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। कुछ भी ऐसा, तो कोई भी एक क्लोज्ड सरफेस अगर है किसी भी शेप साइज का, मान लो ऐसा ही क्लोज सरफेस है कोई भी, तो हर पॉइंट पे देखोगे, जैसे अगर मैं ये सर्कुलर ले लिया, ठीक है, चलो सर्कुलर ही ले लिया, तो यहां पर ये एरिया वेक्टर होगा, है ना, यस। और यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। वहीं दूसरी ओर इधर देखोगे तो इस पॉइंट पर ये एरिया वेक्टर होगा और ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो देखो यहाँ पर जितना नेगेटिव होगा यहाँ पर उतना ही पॉजिटिव होगा। दिख रहा है? नहीं समझे? नो सर। गधे। यहाँ पर अगर मैं फ्लक्स निकालने जाऊं तो ये एरिया वेक्टर
और ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इन दोनों के बीच का एंगल 90 से ज्यादा दिख रहा है। यस सर। तो यहाँ पर नेगेटिव फ्लक्स होगा, हाँ। और यहाँ पर पॉजिटिव फ्लक्स होगा। यस सर। अच्छा, ये तो मैथ से। ऐसे भी देखो, यहाँ पर इनकमिंग है, वॉल्यूम के अंदर आ रहा है तो नेगेटिव, यहाँ पर आउट गोइंग है तो पॉजिटिव। यस सर। तो जितना इनकमिंग है उतना ही आउट गोइंग है, तो नेट फ्लक्स थ्रू दिस क्लोज सरफेस 0 होगा। होगा, हर पॉइंट पे यही काम करेंगे तो। हाँ सर। So first thumb rule, net flux through a closed surface. Closed surface मतलब वॉल्यूम होता है। Placed in uniform electric field is always 0. समझ आया? यस सर। कॉमन सेंस है ये। एक दूसरा कॉमन सेंस देखो, एक दूसरा कॉमन सेंस देखो। सपोज ये एक पॉइंट चार्ज है Q, तो इस पॉइंट चार्ज के फील्ड लाइंस हर जगह होंगे, चारों ओर होगा ऐसा। यस सर। देखा था ना, पॉजिटिव चार्ज से फील्ड लाइन निकलते हैं बाहर की ओर। ऐसे ही कैसा भी शेप साइज बना दो। मान लो अगेन कोई क्लोज सरफेस है ऐसा, तो देखो कोई भी फील्ड लाइन जो इस क्लोज सरफेस को इंटर करेगा वहां कहीं से तो एग्जिट भी करेगा ना। हाँ सर। जो भी इसमें इंटर किया उसको तो एग्जिट करना पक्का है। तो नंबर ऑफ फील्ड लाइन इंटरिंग और नंबर ऑफ फील्ड लाइन गोइंग आउट दोनों हमेशा इक्वल होगा। मतलब इसमें भी नेट फ्लक्स 0 होगा। ये बात समझ में आया? यस सर। क्योंकि जितना इनकमिंग है, मैंने जस्ट एग्जांपल के लिए 3 ही बनाया, कितना भी बना लो, जो इसके अंदर जाएगा वो बाहर तो निकलेगा ही ना। और फ्लक्स क्या होता है? नंबर ऑफ फील्ड लाइंस एंटरिंग। तो जितना इंटर कर रहा है उतना ही बाहर से एग्जिट भी हो रहा है, तो नेट फ्लक्स 0 होगा। जितना नेगेटिव उतना पॉजिटिव। क्लियर है? यस सर। थर्ड पॉइंट देखो, सपोज कैसे भी बना लो, मान लो ये क्लोज सरफेस है, इसके अंदर कहीं भी एक चार्ज रख दो। मान लो मैंने यहाँ पे चार्ज रख दिया Q,
कैसा भी टेढ़ा मेढ़ा कुछ भी बना लो। ऐसे समझो, अगर हम किसी भी पॉइंट पर देखें, मान लो यहीं देख रहे हैं, चलो ये यहाँ से लेट से r डिस्टेंस पर है, ये डिस्टेंस r है, तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, हो जाएगा, बोलो। यस सर। ये एरिया यहाँ पर कुछ तो सॉलिड एंगल बनाएगा, इस सॉलिड एंगल को मैं ऐसा ऐसा लिख देता हूं, ये एरिया वेक्टर कहीं भी मान लो ऐसा है DA, ठीक है, ये एंगल मान लो थीटा है। तो केवल इस छोटे से पोर्शन से अगर मैं फ्लक्स लिखूंगा d5, तो वो क्या हो जाएगा, E इंटू DA इंटू कॉस थीटा, ऐसा होगा। यस सर। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर ऐसा होगा, इंटू DA कॉस थीटा होगा। यस सर। तो Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये सब कांस्टेंट है, इधर हो जाएगा DA कॉस थीटा अपॉन R स्क्वायर होगा। यस सर। सॉलिड एंगल के डेफिनेशन से DA cos थीटा अपॉन R स्क्वायर को हम D सॉलिड एंगल ऐसा लिखेंगे, लिखेंगे। यस सर। इसको अगर दोनों ओर इंटीग्रेट कर दे तो टोटल फ्लक्स मिल जाएगा। इसको दोनों ओर इंटीग्रेट कर देंगे तो प्लस 5 इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ऐसे बोल दो समेशन ऑफ डी रो ऐसा, या इंटीग्रेशन बोल दो, कुछ भी। तो अगर क्लोज सरफेस है तो ये समेशन हमेशा 4 पाई के बराबर होगा। यस सर। तो ये मिल गया Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, मिल गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि एक पॉइंट चार्ज Q से टोटल फ्लक्स Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट निकलता है, क्योंकि जो निकला सब उसको क्रॉस करेगा ना, अगर क्लोज सरफेस है तो। आई बात समझ में? तो टोटल फ्लक्स ऑफ अ चार्ज Q is always Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यही मतलब हुआ। यस सर। दूसरा मतलब ये हुआ कि टोटल फ्लक्स passing through a closed surface is always given by, देखो अभी जो डेरिवेशन हमने देखा था उसमें चार्ज Q के पोजीशन से इंडिपेंडेंट है ना। यस सर। सपोज ये कोई क्लोज सरफेस है, इस पर एक चार्ज यहाँ हो गया प्लस Q1, एक चार्ज यहाँ हो गया प्लस Q2,
एक चार्ज यहाँ हो गया प्लस Q3, एक माइनस Q3, एक चार्ज यहाँ हो गया प्लस Q4, एक चार्ज यहाँ हो गया प्लस Q5, कुछ ऐसा। तो देखो टोटल फ्लक्स कितना होगा, तो Q1 प्लस Q2 माइनस Q3 होगा। क्योंकि Q4 Q5 का जो भी फ्लक्स इंटर करेगा वो कहीं ना कहीं तो एग्जिट करेगा ही करेगा। तो इन चार्जेस के सारे फ्लक्स इससे बाहर जाएंगे ना। हाँ सर। तो इस बात को हम ऐसे कह सकते हैं कि टोटल फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस is always equal to Q enclosed, मतलब sum total of charge within it divided by epsilon naught। ये एक रूल बना सकते हैं। यस सर। इसी रूल का नाम है गॉस लॉ। आई बात समझ में? ये जो कॉमन सेंस मिला, एक एक डेरिवेशन करके देखे, इसी का नाम है गॉस लॉ। क्लियर है? यस सर। कहाँ से बाकी है लिखना? नोट 1 से या 2 से या 3 से? सर 1 से। 1 से बाकी है ना। ओके, तो थोड़ा बड़ा कर देते हैं। ठीक है, 1 और 2 पहले लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं।
हो गया, आगे बढ़ूं? बोलो। नोट 2 तक लिख लिए, आगे बढ़ूं? यस सर। तुम बोलोगे नहीं तो कैसे पता चलेगा? कलाकार हो तुम लोग। नोट 3 कॉपी कीजिए।
हो गया, आगे बढ़ूं? Yes, sir. बोलोगे? बोलते नहीं हो तुम लोग यार, मेरे पूछने का इंतजार करते हो। हम्म, ठीक है, एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन कुछ ऐसा है, मैं सोच रहा हूँ वो वाला क्वेश्चन दूं या पहले एक आसान सा दूं। पहले एक आसान सा दे दूं क्या? हम्म। ठीक है, ऐसे समझो, सपोज ध्यान से देखो, सपोज ये एक डायग्राम है। मैं लैंग्वेज भी देता हूँ, डायग्राम से हो सकता है समझ नहीं है। एक और मान लो ये डायग्राम है दूसरा। चलिए यहीं पे करता हूँ, दूसरा ये वाला डायग्राम है। और तीसरा मान लो ये डायग्राम है। इन तीनों डायग्राम को देखकर आपको एक बात समझ आ रही है कि तीनों डायग्राम में हेमिस्फीयर है, ठीक है। पहले वाले केस में हेमिस्फीयर आई मीन स्फीयर के सेंटर पर चार्ज रखा गया है। दूसरे वाले केस में जस्ट अंदर रखा हुआ है। और तीसरे वाले केस में एग्जैक्ट बाउंड्री पर रखा हुआ है चार्ज। वैसे जो क्वेश्चन का लैंग्वेज है मैं वही लिख देता हूँ। ये समझ लो क्वेश्चन का लैंग्वेज है। दिख रहा है सबको? ये ए है, क्वेश्चन में ए बी सी लिखा हुआ है, तो ये बी है और ये सी है। दिखाई दे रहा है सबको? Yes, sir. फिगर ए में चार्ज इज प्लेस्ड जस्ट आउटसाइड। फिगर बी में चार्ज इज प्लेस्ड जस्ट इनसाइड। और फिगर सी में चार्ज इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ हेमिस्फीयर। तीनों ही केस में आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स ढूंढना है। कोशिश कीजिए जल्दी।
बोलो, आया कुछ आंसर? यस सर। क्या आया? ए का 0, बी फर्स्ट वाले केस में 0 होगा यस सर। क्योंकि Q इनक्लोज्ड 0 है, होगा। यस सर। सेकेंड वाला में इनसाइड है, तो फ्लक्स क्या होगा? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। थर्ड वाला बोलो। थर्ड वाला बोलो। 0। नहीं, ये यहाँ पर है, मतलब इसमें से जितने भी फील्ड लाइंस निकलेंगे, सारे फील्ड लाइन का आधा इसको क्रॉस करेगा और आधा नहीं करेगा, है ना? तो यस। एक चार्ज से टोटल फ्लक्स Q बाई एप्सिलॉन नॉट निकलता है, तो उसका आधा आंसर होगा। आया समझ में? यस सर। पॉइंट चार्ज से जितने फील्ड लाइंस निकलेंगे, हाफ ऑफ द फील्ड लाइन अपर हेमिस्फीयर को क्रॉस करके जाएगा और अदर हाफ नहीं जा पाएगा उसके अंदर, तो टोटल फ्लक्स का आधा आंसर होगा। यस सर। कोई डाउट किसी को? सर थर्ड वाला एक और बार समझा सकते एक पॉइंट चार्ज से चारों हैं? एक पॉइंट चार्ज से चारों ओर फील्ड लाइंस निकलते हैं। तो अगर हेमिस्फेयर के बेस पर बाउंड्री पर है, तो उससे कुछ फील्ड लाइंस ऊपर निकलेंगे, कुछ नीचे निकलेंगे। तो जो नीचे निकलेगा वो उसको क्रॉस नहीं कर पाएगा ना, तो टोटल फ्लक्स का आधा ही उस हेमिस्फेयर से गो थ्रू होगा, तो टोटल फ्लक्स का आधा आंसर होगा हमारा। चमका कुछ? बोलो। आया समझ में? यस सर। नेक्स्ट इसको करो। बोलो, इसका आंसर आया? यस सर। क्या आया? EF GH से Q अपॉन 32 एप्सिलॉन। कैसे मालूम? क्योंकि D पॉइंट से क्यूब के अंदर 1/8 इलेक्ट्रिक फील्ड ही अंदर आएगी, इलेक्ट्रिक लाइंस।
PFGH और AEHD. AEHD. हाँ, अब बोलो क्या कह रहे हो, बताओ. AEHD से 0 लाइन्स आएगी क्योंकि पैरेलल होगी उससे लाइन्स. अच्छा, और इससे FGH से Q/32 एप्सिलॉन. कैसे Q/32? क्योंकि क्यूब के अंदर सिर्फ 1/8 लाइन्स आएगी ना, हाँ, तो और वो लाइन्स 2 प्लेन, हाँ 4 प्लेन में बटेगी. चारों प्लेन में इक्वली बटेगा. नहीं, तो फिर कैसे पता? देखो, ये तीनों सरफेस से, इस सरफेस से 0 होगा ABCD से. यस सर. इस सरफेस से भी 0 होगा. होगा. हाँ सर. और इस सरफेस से, मतलब जो ये है AEDF, इससे भी 0 होगा. होगा. यस. यस. अब बचा मेरे पास 3 सरफेस. 3 सरफेस बचा ना. हाँ सर. एक तो ये वाला बच गया, है ना. हाँ. दूसरा ये वाला, ऊपर वाला, और तीसरा ये वाला. ये 3 सरफेस है जिससे फ्लक्स जाएगा. यस सर. जितने भी फील्ड लाइंस निकलेंगे वो इसी तीनों सरफेस से जाएंगे. हाँ सर. और ये तीनों का इस पॉइंट D से डिस्टेंस सिमेट्रिकल है. नो सर. नहीं है. क्यों? है तो सही. इस सरफेस के भी एक एंड से A डिस्टेंस पर, इस सरफेस के भी एक एंड से D डिस्टेंस पर, इस सरफेस के भी एक एंड से D डिस्टेंस पर सिमेट्रिकल ही तो है. हाँ सर. तो फर्स्ट पॉइंट ये हुआ कि टोटल फ्लक्स इंटर कितना करेगा. टोटल फ्लक्स इंटरिंग इनटू द क्यूब कितना होगा? 1/8. हाँ, 1/8 होगा. सबको समझ आ रहा है ये 1/8 कैसे होगा? नो सर. नो सर. पॉइंट D पर आप ऐसा इस तरह का 4 क्यूब मिला लोगे तब ये, सॉरी 8 क्यूब मिला लोगे तब ये पूरा होगा. नहीं समझे? कोई भी क्यूब का एक पॉइंट इस तरह के 8 क्यूब का कॉमन होता है ना, एक वर्टेक्स, अगर क्लोज्ड पैकिंग है तो. Yes. तो ये वाले वर्टेक्स से टोटल जितने भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेंगे वो, अगर इसको चारों ओर से मैं पैक कर दूं तो ऐसे ऐसे 8 स्फीयर 8 क्यूब में डिस्ट्रीब्यूट होंगे. Yes.
ऐसे ऐसे 8 क्यूब में इक्वली ऐसा ऐसा क्यूब अरेंज करेंगे तो ऐसे ऐसे 8 क्यूब में ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, उसके सेंटर पर ये आएगा। समझा कि नहीं? केमिस्ट्री में सॉलिड स्टेट पढ़ा है क्या तुम लोग? नहीं नो समझा सर। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। कॉमन सेंस सोच, अगर तू क्यूब बनाता जा, तुम लोग भी ना, ऐसे सोचो, इस तरह का क्यूब बनता जाएगा अगर, तो क्यूब का एक कॉर्नर ऐसे ऐसे 8 क्यूब के लिए कॉमन पॉइंट होगा ना। ओट गधे, चल छोड़ इसको, मेरी बात सुन। रूबिक क्यूब देखा है? यस सर। 3x3 वाला। यस सर। तो उसके सेंटर में जो क्यूब है उसका एक पॉइंट कितने क्यूब को टच करता है? सर सेंटर वाला सर 8 पीस। 8 पीस को, तो वही मैं कह रहा हूं। तो सेंटर वाले क्यूब के वर्टेक्स पर अगर चार्ज होगा तो टोटल फ्लक्स जितना निकलेगा वो फ्लक्स एक क्यूब से 1/8 पास करेगा। यस यस सर। तो इसके अंदर 1/8 गया। ध्यान से सुनो मैं क्या कह रहा हूं सब लोग। इसमें से जितने भी फील्ड लाइंस निकले होंगे इस पॉइंट चार्ज से, उसका 1/8 अंदर गया होगा। Yes. और ये 1/8 में से ये तीनों सरफेस से इक्वली बाहर निकला होगा। सबके लिए ये पॉइंट सिमेट्रिकल है ना? Yes, sir. Yes, sir. तो ये जो आपका EFGH वाला है, ये क्या होगा? 1/3 ऑफ 1/8 ऑफ Q by epsilon naught, that is Q by 24 epsilon naught। सर और मतलब सिर्फ 3 ही अंदर आएंगे, वो कैसे पता चला? अरे 3 लाइन नहीं, कितना भी लाइन अंदर घुसाएगा तो क्या होगा? या तो ABEF से बाहर निकलेगा, या EFGH से बाहर निकलेगा, या BFGC से बाहर निकलेगा। यस सर, तीनों से समझ बाहर गए। निकलेगा ना। यस सर। और पॉइंट डी तीनों से इक्वी डिस्टेंट है, तो तीनों से बराबर बराबर बाहर निकलेगा। और जो रिमेनिंग 3 फेस हो गए AEHD और बाकी जो तीनों मैंने कलरफुल किया, उन तीनों से फ्लक्स 0 रहेगा कि टेंजेंशियल रहेगा? है ना? सो फ्लक्स थ्रू AEHD ये तो 0 होगा क्योंकि फील्ड टेंजेंशियल है। समझ आया कुछ? Yes, sir. आगे बढ़े? Yes, sir. एक और क्वेश्चन देखो, सिंपल सा। इसको कोशिश करो। सर वो क्वेश्चन में फेस AEHD का 0 होगा ना? हाँ 0 होगा।
तो याद तो बताएं। बोलो जल्दी। सी। एरिया 100 मीटर स्क्वायर है, लाइंग इन एक्स वाई प्लेन। तो एक्स वाई प्लेन है, इसका मतलब क्या होगा कि मेरा एरिया वेक्टर 100 मीटर स्क्वायर के कैप होगा या माइनस के कैप होगा, यही दो बातें हो सकती है। यस यस सर, सी मिल रहा है। तो फ्लक्स क्या होगा, ई डॉट ए। तो ई वेक्टर और ए वेक्टर मालूम है, डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे तो ये हो जाएगा 100√3, है ना। यस सर। तो कर लो जो भी होगा, 173.2 प्लस माइनस। तो अपने ऑप्शन में तो मतलब प्लस वाला ही दिया है, मालूम नहीं है कि कौन सा एरिया वेक्टर पॉजिटिव है या नेगेटिव। आई बात समझ में? आगे बढ़े। यस सर। जरा जल्दी से ये 3 क्वेश्चन करके दिखाइए, जिसमें से 2 तो थ्योरी है, एक में कैलकुलेशन हो सकता है थोड़ा सा। फोर फाइव सिक्स कोशिश कीजिए। ये तीनों कोशिश करो जल्दी, 5 मिनट में।
बोलो फर्स्ट हुआ। यस सर। क्या है आंसर? 1। सबसे पहले सिक्स्थ वन, सिक्स वन का 0 होगा। यस सर। डाइपोल पढ़ चुके हो तुम लोग, है ना? यस। तो नेट चार्ज 0 है, इसीलिए फ्लक्स भी 0 होगा। तो 6 सबसे आसान। फिफ्थ वन में आओ। तो देखो ए डॉट बी में क्या होता है, वेक्टर ए मल्टीप्लाइड बाय कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग ए, ऐसा कुछ। तो ये जो हेमिस्फेयर है इसका एरिया वेक्टर, सारे एक एरिया वेक्टर का सम लोगे तो जो ई के अलोंग एरिया आएगा वो यही पाई आर स्क्वायर आएगा ना। इसमें ई डॉट एस अगर करोगे तो इसका मतलब क्या हुआ, ई का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय कंपोनेंट ऑफ एस अलोंग ई, यही मतलब होगा। यस सर। तो कंपोनेंट ऑफ एस अलोंग ई क्या होगा, ये जो ब्लैक वाला पोर्शन है यही पाई आर स्क्वायर होगा। हाँ सर। सो ई इंटू पाई आर स्क्वायर। बहुत लोग क्या कर रहे होंगे, ई इंटू 2 पाई आर स्क्वायर कर दिया होगा, वो गलत है। ई इंटू 2 पाई आर स्क्वायर तब होता जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक्स नहीं, आई मीन नॉर्मल टू द सरफेस ऐसे निकलता। समझ रहे हो? यस सर। तो फिफ्थ का ये होगा। फोर्थ वन बोलो। ये वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है हाँ सर। है ना? तो क्यूब में अगर हम एक्स डिस्टेंस पर, ऐसे समझो क्यूब में एक्स डिस्टेंस पर अगर हम चार्ज डी क्यू देखेंगे तो क्या होगा, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इंटू एरिया 1 स्क्वायर इंटू डी एक्स, ऐसा होगा। यस सर। समझ आया या ऐसे ही हाँ कर रहे हो तुम लोग? समझा सर। ऐसा क्यूब है और इस क्यूब के अंदर चार्ज है और चार्ज का डेंसिटी चेंज हो रहा है हर जगह। तो यहाँ से एक्स डिस्टेंस पर अगर हम dx थिकनेस का एक वॉल्यूम लेंगे, ये रेड वाला, तो इसमें कितना चार्ज होगा, वो क्या होगा, वो इस रेड वाले का एरिया 1 स्क्वायर होगा, थिकनेस dx होगा और डेंसिटी रो, ऐसा dq होगा। तो टोटल चार्ज q क्या हो जाएगा, 1 इंटू रो dx का इंटीग्रल। तो रो dx का इंटीग्रल मतलब एरिया अंडर कर्व होगा, है ना? यस सर। तो ये एरिया अंडर कर्व कितना हो जाएगा, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, दैट इज 1 प्लस 1/2 multiplied by distance between them, that is rho naught. So 3/4 rho naught, ये हो गया Q। तो फ्लक्स क्या होगा, Q इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो 3/4 रो नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जो रो नॉट का वैल्यू दिया हुआ है ये एप्सिलॉन नॉट के बराबर है। न्यूमेरिकल वैल्यू देखो, हाँ सर। तो ये 3/4 के बराबर होगा। आया समझ में? यस सर। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही।
नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।